अक्सर ये सुनने को मिलता है, अरे वो काम करो जिससे प्यार हो। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऐसा काम ढूंढते कैसे हैं? क्या ये वाकई बस अपने जुनून, अपने पैशन को खोजने और उसके पीछे भागने से होता है? एक कहानी है थॉमस नाम के एक आदमी की। उसे ज़ेन फिलॉसफी का मतलब जबरदस्त जुनून था। इतना कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, एक मठ में रहने चला गया। उसे लगा बस यही है सच्ची खुशी का रास्ता। अच्छा। लेकिन कुछ महीने वहां गुजारे, काफी मेहनत की, ध्यान लगाया। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि जिस जुनून के लिए वो सब छोड़कर आया था, वो उसे खुशी नहीं दे पा रहा था। मतलब वो फीलिंग नहीं आई। हाँ, वो अब भी वही इंसान था, वही चिंताएं, वही सब कुछ। उसका वो सपना टूट गया। ओहो। तो क्या ये अपने जुनून के पीछे जाओ वाली सलाह हमेशा सही होती है, या फिर काम में खुशी पाने का कोई दूसरा, शायद ज्यादा टिकाऊ रास्ता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत कॉमन एडवाइस है। और देखिए, सिर्फ थॉमस की ही बात नहीं है। अगर हम कई कामयाब लोगों को देखें तो उनकी शुरुआत किसी जबरदस्त जुनून से नहीं हुई थी। स्टीव जॉब्स को ही लीजिए। हाँ, उनका उदाहरण तो बहुत दिलचस्प है। कॉलेज छोड़ा, भारत घूमने गए, ज़ेन में रुचि ली, फिर अटारी में नौकरी। मतलब शुरुआत में कोई टेक्नोलॉजी या बिजनेस का गहरा जुनून तो नहीं दिखता। सही बात है। और जब एप्पल शुरू हुआ, वो भी कोई ऐसा बड़ा पैशन प्रोजेक्ट नहीं था। अपने दोस्त वोजनियाक के साथ मिलकर एक छोटा सा कम रिस्क वाला काम शुरू किया था। हाँ, एक तरह की छोटी स्कीम जैसी। बिल्कुल, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा चल निकली। दुनिया बदलने का वो जुनून तो शायद बाद में आया। और यही तो बात है, यही दिलचस्प है। जॉब्स की कहानी दिखाती है कि पैशन अक्सर कामयाबी मिलने के बाद आता है, जरूरी नहीं कि वो शुरुआत में हो। जैसा वो मशहूर रेडियो होस्ट इरा ग्लास कहते हैं, किसी भी काम में अच्छा होने में, माहिर होने में टाइम लगता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, जबरदस्ती करके स्किल्स सीखने पड़ते हैं। हाँ, फोर्स योरसेल्फ थ्रू द वर्क वाला आइडिया। एग्जैक्टली। पहले से ये सोच लेना कि मुझे मजा नहीं आ रहा है या ये मेरे लिए नहीं है, ये एक गलती हो सकती है। क्योंकि मजा शायद स्किल आने के बाद आए। हाँ, और सिर्फ किस्से कहानियां ही नहीं, कुछ आंकड़े भी कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। ये अपने जुनून के पीछे जाओ वाली सलाह पिछले कुछ दशकों में बहुत पॉपुलर हुई है। हाँ, वो व्हाट कलर इज योर पैराशूट किताब के बाद से शायद। हाँ, 1970 में आई थी। और गूगल बुक्स का डेटा देखो तो उसके बाद फॉलो योर पैशन जैसे जुमले का इस्तेमाल बढ़ता ही गया है, खासकर 90s के बाद। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी दौरान लोगों की अपने काम से खुशी, जॉब सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, वो लगातार कम हुई है, खासकर नौजवानों में। अच्छा, ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, अमेरिका में जैसे 1987 में करीब 61% लोग खुश थे। 2010 तक ये गिरकर 45% पर आ गया, और युवाओं में तो और भी कम। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। बिल्कुल। अगर पैशन पे इतना जोर देने के बाद भी लोग कम खुश हैं, तो कहीं ये पैशन वाली सोच ही तो प्रॉब्लम नहीं है? हो सकता है। शायद ये लोगों को बार बार नौकरी बदलने पर मजबूर करती है, एक बेचैनी पैदा करती है जब असलियत सपनों से मेल नहीं खाती। वो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस वाली बातें, स्कॉट, जिल, एलन जैसे उदाहरण। हाँ, वो हमेशा अगले सही काम की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल। तो शायद हमें काम को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। तो अगर जुनून सही जवाब नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? मुझे स्टीव मार्टिन, वो कॉमेडियन, उनकी एक बात याद आती है। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ना कर सकें। मतलब बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। जुनून खोजने की बजाय काबिलियत पर ध्यान दो। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, मार्टिन ने खुद करीब 10 साल लगाए अपनी एकदम यूनिक कॉमेडी स्टाइल बनाने में। उनका फोकस सिर्फ अपने हुनर को मांझने पर था। तो यहाँ से वो कारीगर मानसिकता या क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वाला आइडिया आता है। हाँ बिल्कुल। इसमें ध्यान इस पर होता है कि आप दुनिया को क्या वैल्यू दे रहे हैं, ना कि इस पर कि दुनिया आपको क्या दे रही है, जो कि पैशन माइंडसेट का फोकस होता है। ये बहुत बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन है। मतलब आप दुनिया से कुछ मांगने की बजाय उसे कुछ देने पर फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये कारीगर वाली सोच हमें कई कामयाब लोगों में दिखती है, जैसे वो युवा गिटार प्लेयर जॉर्डन टेस या नैशविल के स्टूडियो म्यूजिशियन मार्क कैसेट-इवेंस। अच्छा। उनका पूरा ध्यान लगातार अपने हुनर को बेहतर और बेहतर बनाने पर रहता है। जैसा कैसेट-इवेंस कहते हैं, टेप झूठ नहीं बोलता। मतलब आपका काम खुद बोलता है। हाँ, आपकी काबिलियत आपके काम में दिख जाती है। आपकी असली कीमत आपकी स्किल में है, और इसी स्किल,
इसी काबिलियत को हम कह सकते हैं करियर कैपिटल। करियर कैपिटल मतलब पूंजी। हाँ, ऐसी पूंजी जो स्किल्स के रूप में हो, ऐसे हुनर जो रेयर हों, कम लोगों के पास हों और वैल्यूएबल हों, जिनकी बाजार में मांग हो। ठीक है। सोचिए, एक अच्छी नौकरी में क्या होता है? क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट, कंट्रोल, ये सब चीजें रेयर और वैल्यूएबल हैं। हाँ, आसानी से नहीं मिलती। तो इन्हें पाने के लिए आपको बदले में कुछ उतना ही रेयर और वैल्यूएबल देना पड़ता है, और वही है आपका करियर कैपिटल, आपकी स्किल्स। अच्छा, तो ये आइडिया स्टीव जॉब्स एप्पल्स आई की सफलता से, ईरा ग्लास अपने शो से, या वो सर्फबोर्ड बनाने वाले एल मेरिक, इनकी कामयाबी को समझने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पहले अपने काम में महारत हासिल की, कैपिटल बनाया, और फिर उसे निवेश किया। हाँ, उसे इस्तेमाल किया कंट्रोल, क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट जैसी चीजें पाने के लिए। लेकिन सिर्फ स्किल बनाना ही काफी नहीं है शायद। मुझे वो लिसा फेयर और जो डफी वाली कहानियां याद आ रही हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाती हैं। लिसा ने मार्केटिंग में अच्छा करियर कैपिटल बनाया था, पर जुनून के पीछे योग टीचर बन गई बिना पूरी तैयारी के। नतीजा फेलियर, फूड स्टैम्प्स तक की नौबत आ गई। ओह। दूसरी तरफ जो डफी, उन्होंने व्यापार की फील्ड में ही कारीगर मानसिकता अपनाई, स्किल्स बढ़ाई। इससे उन्हें ज्यादा कंट्रोल मिला, कामयाबी मिली, यहां तक कि अपना रिट्रीट सेंटर डफी ट्रेल्स भी खरीदा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कैपिटल बनाना एक बात है, उसे सही तरह से सही जगह इस्तेमाल करना दूसरी। और ये भी सच है कि हर नौकरी कैपिटल बनाने के लिए एक जैसी नहीं होती। 3 स्थितियां हैं जहां ये कारीगर मानसिकता अपनाना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, कौन सी? एक, जहां स्किल सीखने या कुछ अलग करने के मौके ही बहुत कम हो। दूसरा, अगर आपको लगे कि आपका काम बिल्कुल बेकार है या दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। और तीसरा, अगर आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़े जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये तो मुश्किल हालात हैं। हाँ, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद जो मूल आइडिया है वो वहीं रहता है। सही नौकरी खोजने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करना जिसे दुनिया महत्व दे, मतलब करियर कैपिटल बनाने पर फोकस करना। टीवी राइटर एलेक्स बर्जर और वेंचर कैपिटलिस्ट माइक जैक्सन की कहानियां शायद दिखाती हैं कि ये काम कैसे करता है। हाँ, बताइए उनके बारे में। बर्जर ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से टीवी के लिए लिखने की स्किल डेवलप की, जो इस फील्ड में सबसे जरूरी कैपिटल है। छोटे लेवल से शुरू किया, असिस्टेंट बने, लिखते रहे, फीडबैक मांगा और धीरे धीरे ऊपर बढ़े। मतलब फोकस्ड एफर्ट। बिल्कुल। और माइक जैक्सन, उन्होंने अलग अलग नौकरियों में, रिसर्च में, स्टार्टअप में कीमती स्किल्स जमा की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की समझ, बिजनेस चलाने का तजुर्बा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट बनेंगे, लेकिन उनके पास जो कैपिटल इकट्ठा हो गया था उसी ने उन्हें वो मौका दिलाया। तो मतलब कैपिटल आपको ऐसे मौके भी दे सकता है जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो। हाँ, यहां एक और जरूरी बात आती है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, सोच समझकर किया गया अभ्यास। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ घंटों काम करना नहीं है। नहीं, ये अपनी काबिलियत की हदों को लगातार पुश करना है, वो करना जो मुश्किल है, आसान नहीं, और फिर तुरंत फीडबैक लेना, क्या सही हुआ क्या गलत। जैसे वो जॉर्डन टिसल गिटार पर मुश्किल हिस्सा बार बार प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। या जैसे शतरंज की ग्रैंड मास्टर घंटों पुरानी बाजियां स्टडी करते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आजकल के नॉलेज वर्क में ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस ज्यादा होती नहीं है, लोग बस काम करते रहते हैं। सही कहा। कंफर्ट जोन में। हाँ। इसीलिए अगर कोई इसे अपना ले तो ये उसे बहुत आगे ले जा सकता है। जैसे एलेक्स बर्जर का बार बार फीडबैक मांगना या माइक जैक्सन का अपने हर घंटे का हिसाब रखना, ये सब डेलिब्रेट प्रैक्टिस के उदाहरण हैं। तो इसे करें कैसे? कोई स्टेप्स हैं? मोटे तौर पर 5 बातें ध्यान रख सकते हैं। पहला, समझें कि आप किस तरह के स्किल मार्केट में हैं। दूसरा, पहचानें कि आपके पास कौन सा कैपिटल है या हो सकता है। तीसरा, तय करें कि अच्छा काम कैसा दिखता है, मतलब साफ लक्ष्य। चौथा, खुद को मुश्किल में डालें और फीडबैक लें, स्ट्रेच एंड डिस्ट्रॉय वाला हिस्सा। हाँ। और 5वां, सबसे जरूरी, धीरज रखें। स्टीव मार्टिन ने बैंजो सीखने में सालों लगा दिए थे। सही बात है, रातों रात नहीं होता। ठीक है, तो मान लीजिए हमने मेहनत की, डेलिब्रेट प्रैक्टिस की और अच्छा खासा करियर कैपिटल बना लिया। अब इस कैपिटल को निवेश कहाँ करें?
इस्तेमाल कैसे करें? हाँ, ये अगला बड़ा सवाल है। एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने काम पर ज्यादा कंट्रोल यानी नियंत्रण हासिल करना। कंट्रोल मतलब अपने काम पर अपना अधिकार? हाँ, आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर आपका ज्यादा अधिकार हो। जैसे रायन वॉयलेंट और उनका रेड फायर फार्म। हाँ, उनकी लाइफस्टाइल काफी आकर्षक लगती है। क्यों? क्योंकि उनका अपने काम पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन ये कंट्रोल उन्हें किसी जुनून की वजह से नहीं मिला। ये दशकों की मेहनत से कमाए गए करियर कैपिटल यानी खेती की गहरी स्किल का नतीजा है। और ये कंट्रोल चीज बड़ी जबरदस्त है। डैन पिंक की किताब ड्राइव या वो ROWE वाले एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जब लोगों को कंट्रोल मिलता है तो वो ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव होते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा था इसमें पेंच है। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल हासिल करना सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान नहीं है। इसमें 2 बड़े जाल हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहला जाल क्या है? पहला जाल, आप कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके पास उसके लिए जरूरी करियर कैपिटल होता ही नहीं। ये टिकाऊ नहीं होता। जैसे वो लड़की जेन जिसने कॉलेज छोड़ दिया था, या लीसा फ्यूअर। हाँ बिल्कुल, वो इसी जाल में फंस गए। आजकल वो लाइफस्टाइल डिजाइन वाले कई लोग जो बिना ठोस स्किल के अपनी मर्जी की जिंदगी जीने निकल पड़ते हैं, अक्सर इसी मुश्किल में पड़ते हैं। उनके पास वो कैपिटल नहीं होता जो उन्हें सपोर्ट कर सके। समझ गया। और दूसरा जाल? दूसरा जाल तब आता है जब आपके पास कंट्रोल पाने लायक कैपिटल होता है। तब क्या होता है? तब आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी आपको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अब आप उनके लिए इतने कीमती हो गए हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते। ओह, ये तो उल्टा है। हाँ, लुलु यंग, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, उनकी कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। हाँ, उन्होंने QA से शुरू किया, स्किल्स बनाई, कैपिटल जमा किया, फिर जब उन्होंने ज्यादा कंट्रोल चाहा, जैसे हफ्ते में 30 घंटे काम, प्रमोशन ठुकराना, फ्रीलांसिंग, तो हर बार उनकी कंपनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ऑफर्स दिए, दबाव बनाया। और वो लुइस सर्जरी रेजिडेंट। हाँ, उनके साथ भी यही हुआ। अपनी कंपनी शुरू करने के लिए ब्रेक लेना चाहा तो अस्पताल तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो काबिल थे, उनका कैपिटल ज्यादा था। तो यहाँ हिम्मत की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन सही वक्त पर। पहला जाल बताता है कि कब रुकना है जब कैपिटल न हो। दूसरा जाल बताता है कि कब अड़ जाना है जब कैपिटल हो। ये फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। तो कैसे पता चले कि कब सही समय है? डेरेक सिवियर्स, CD बेवी वाले, उनका एक नियम यहाँ काम आ सकता है। क्या कोई पैसे देने को तैयार है का नियम, लॉ ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। मतलब? सीधा सवाल, आप जो करना चाहते हैं, जो स्किल आपके पास है, क्या लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार है? अगर हाँ, तो शायद आप सही रास्ते पर हैं। पैसा यहाँ एक न्यूट्रल इंडिकेटर है कि आपकी चीज में वैल्यू है या नहीं। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, ये बताता है कि डेरेक के फैसले उतने रिस्की नहीं थे क्योंकि लोग पैसे दे रहे थे। यही नियम रायन और लुलु पर भी लागू होता है और शायद जेन की मदद कर सकता था। ठीक है, तो करियर कैपिटल से कंट्रोल पा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? आपने मिशन की बात भी की थी। हाँ बिल्कुल, कैपिटल का एक और बहुत पावरफुल निवेश है मिशन ढूंढना। आपके काम का एक बड़ा मकसद, एक दिशा। जैसे हार्वर्ड की प्रोफेसर पारदीस सबीती। हाँ, उनका मिशन है कंप्यूटेशनल जेनेटिक्स से पुरानी बीमारियों से लड़ना। ये मिशन उनके काम को गहरा मतलब और एनर्जी देता है। लेकिन यहाँ भी कोई लेकिन है। हाँ, यहाँ भी एक लेकिन है। मिशन खोजने के लिए भी पहले करियर कैपिटल चाहिए। आपको अपने फील्ड के कटिंग एज, सबसे आगे के छोर तक पहुंचना होता है। क्यों? तभी आप देख पाते हैं कि आगे क्या मुमकिन है। वो एडजेसेंट पॉसिबल वाली बात, नए आइडियाज और दिशाएं जो ठीक आपकी पहुंच के पास है, लेकिन दिखते तभी हैं जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। मिशन अक्सर वहीं छुपे होते हैं। अच्छा, तो साबिती की कहानी यही दिखाती है। उन्होंने पहले कई फील्ड्स में महारत हासिल की। हाँ, गणित, बायोलॉजी, मेडिसिन, जेनेटिक्स। उनका मिशन बहुत बाद में साफ हुआ जब वो एक्सपर्ट बन चुकी थीं। उनकी तुलना उन लोगों से कीजिए जिन्होंने पहले मिशन खोजने की कोशिश की बिना कैपिटल के और कामयाब नहीं हुए। जैसे वो सारा या जेन। हाँ, तो सिद्धांत ये है, छोटा सोचो, बड़ा करो। थिंक स्मॉल, एक्ट बिग। मिशन तक पहुंचने के लिए पहले छोटे फोकस्ड कदम उठाओ, स्किल्स बनाओ, कैपिटल जमा करो। फिर जब मिशन दिखने लगे तो उसे पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाओ। ठीक है, तो मान लीजिए मिशन मिल भी गया, अब उसे कामयाब कैसे बनाएं? यहाँ लिटिल बेट्स यानी छोटे छोटे दाव लगाने का आइडिया काम आता है। छोटे प्रयोग। हाँ,
बड़े जोखिम भरे प्लान बनाने के बजाय छोटे छोटे प्रयोग करो। ऐसे कदम उठाओ जिनसे जल्दी पता चले कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। फीडबैक मिले, सीखो और फिर अगला छोटा कदम उठाओ। जैसे वो आर्कियोलॉजिस्ट कर्क फ्रेंच। बिल्कुल। उनका मिशन था आर्कियोलॉजी को पॉपुलर बनाना। उन्होंने सीधा टीवी शो प्लान नहीं किया, छोटे कदम उठाए, डीवीडी निकाली, थोड़ी शूटिंग की, कुछ शौकिया लोगों से मिले। और एक छोटा कदम उन्हें टीवी शो तक ले गया। एग्जैक्टली। नाइट्स टेम्पलर वाले आदमी से मिलना, ये लिटिल बेट्स का नतीजा था। वाह। और कोई नियम है मिशन को कामयाब बनाने का? हाँ, आखिरी चीज मार्केटिंग वाली सोच। ऐसी चीज बनाओ जिसके बारे में लोग बात करें का नियम, लॉ ऑफ रिमार्केबिलिटी। रिमार्केबल मतलब असाधारण? हाँ, ऐसी चीज जो लोगों का ध्यान खींचे, जिसके बारे में वो बात करना चाहें, और उसे ऐसी जगह या ऐसे लोगों के बीच लॉन्च करना चाहिए जहां बातें आसानी से फैलती हों। गाइल्स बॉकेट, वो रूबी प्रोग्रामर। हाँ, उनका मिशन था आर्ट और प्रोग्रामिंग को मिलाना। उन्होंने आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एआई सॉफ्टवेयर बनाया जो संगीत बनाता था। ये तो अनोखा था। तो ये दो तरह से रिमार्केबल था। पहला, आइडिया इतना अनोखा था कि लोग बात करने लगे। दूसरा, उन्होंने ऐसे ओपन सोर्स कम्युनिटी में लॉन्च किया, एक ऐसी जगह जहां प्रोग्रामर नए आइडियाज के बारे में खूब बातें करते हैं। मतलब सही जगह पर लॉन्च किया। हाँ, यही बात साबेती के डीएनए प्रोजेक्ट या कर्क फ्रेंच के टीवी शो पर भी लागू होती है। वो रिमार्केबल थे और सही जगह पर लॉन्च हुए। तो कुल मिलाकर आज हमने काम से प्यार करने का एक शायद थोड़ा अलग लेकिन ज्यादा भरोसेमंद रास्ता देखा। हाँ, मतलब जुनून खोजने से शुरुआत नहीं, बल्कि अपने अंदर दुर्लभ और मूल्यवान हुनर यानी करियर कैपिटल बनाने से करने का रास्ता। बिल्कुल। और फिर उस कैपिटल को समझदारी से इस्तेमाल करना। अपने काम पर ज्यादा कंट्रोल पाने के लिए, ये देखते हुए कि लोग पैसे देने को तैयार हैं। हाँ, और एक सार्थक मिशन ढूंढकर उसे छोटे छोटे प्रयोगों और रिमार्केबिलिटी के नियम से आगे बढ़ाने के लिए। आपको याद है हमने शुरू में थॉमस की बात की थी, वो ज़ेन मठ वाला। हाँ, जो दुखी था वहां। कहानी वहां खत्म नहीं हुई। मठ छोड़ने के बाद वो वापस अपनी पुरानी बैंकिंग की नौकरी में चला गया। अच्छा। लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। उसने जुनून खोजना छोड़ दिया। उसने सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाया, उसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की और दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। कारीगर वाली सोच अपनाई। हाँ, नतीजा क्या हुआ? उसे प्रमोशन मिले, वो एक मुश्किल चैलेंजिंग नौकरी में कामयाब हुआ और अब वो वाकई उसका आनंद लेता है। उसे अपने काम में इज्जत, असर डालने का मौका और कंट्रोल मिला। वही कीमती चीजें जिनकी हमने बात की थी। ये दिखाता है कि सिर्फ अपनी सोच बदलने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। जुनून के पीछे भागने के बजाय एक कारीगर की तरह अपने हुनर पर ध्यान देने से उसे वो संतुष्टि मिली जो मठ में नहीं मिली थी। तो इस पूरी बातचीत पर सुनने वालों के क्या ख्याल हैं? क्या काम को देखने का ये नजरिया उनके लिए कुछ मायने रखता है? हाँ, हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और क्या हमें इसे समझाने के तरीके को और बेहतर बना सकते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा हुनर चुन सकते हैं जिस पर आप सोच समझकर अभ्यास यानी डिलिब्रेट प्रैक्टिस करना शुरू कर सकें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। हाँ, अगली बार तक इस पर जरूर गौर कीजिएगा।